भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश द्वारा आयोजित महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्ला पंचायत, तालुका पंचायतना चूंटाયેલા પ્રતિનિધિઓના વિશાળ સંમેલનમાં મારી સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત વિશ્વની સૌથી મોટી રાજનીતિક પાર્ટી ભારતીય જનતા પાર્ટીના યશસ્વી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જેપી નડ્ડાજી, નવસારીના જનપ્રિય સાંસદ તથા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર. પાટીલજી, કર્ણાટકના પૂર્વ રાજ્યપાલ વડીલ શ્રી વજુભાઈ વાળા, પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, મારા સાથી મંત્રી શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, શ્રી અરવિંદભાઈ રૈયાણી, શ્રી દેવાભાઈ માલમ, રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ ડૉક્ટર ભારતીબેન શિયાળ, सांसद श्री मोहनभाई कुंडारिया, श्री रामभाई मोकरिया, श्री पूनमबेन माडम, श्री रमेशभाई धड़ुक, श्री नारायणभाई काछड़िया, प्रदेश सदा संगठन पदाधिकारीश्रीओ, सौ धारासभ्यश्रीओ, विशाल संख्या में उपस्थित सौ जनप्रतिनिधिश्रीओ, सहकार क्षेत्रना अग्रणीओश्रीओ, प्रेस मीडिया मित्रों, सौने मारा नमस्कार। आज विश्वना सौथी लोकप्रिय नेता अपना यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदी राजकीय कारकीर्दीनी शरूआत जे शहर में थई हती ते शहरना आंगणे आज विश्वनी सौथी मोटी पार्टीना राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अपनी वच्चे पधार्या छे। आज विकासना रोल मॉडल तरीके ख्याति प्राप्त गुजरातनी आ विकास यात्रा श्री नरेन्द्रभाईना नेतृत्व में शुरू थई अने आजे गुजरात देशनु ग्रोथ एंजिन बन्यु छे। दरेके दरेक क्षेत्रे मजबूत पायो मान्य नरेन्द्रभाईना नेतृत्व में नखायो अने दरेके दरेक क्षेत्रे एटले रोड रस्ता होय, पाणी होय, लाइट होय, उद्योग होय के पछी सुरक्षानी व्यवस्था होय, दरेके दरेक क्षेत्रे अत्यारे छेल्ला 2 दायकाथी जे विकासनी राजनीति मान्य नरेन्द्रभाईना मार्गदर्शन में शुरू थई छे एनी ए गतिए एनाथी पण वधारे सारी गतिए आपणा सौना साथ अने सहकारथी हूँ ने मारी टीम आगळ वधारी रह्या छे। आपणे घणी वखते આપણને એમ થાય કે ભાઈ જ્યારે જ્યારે આજે આટલા મોટા કોવિડ જેવી મહામારીમાંથી આપણે બહાર નીકળ્યા છે ત્યારે કેટલાય દેશ આ કોવિડ જેવી મહામારીમાં આર્થિક સંકટોમાં પણ ઘેરાયા છે અને એવી પરિસ્થિતિમાં પણ હમણાં છેલ્લા આપણે 10 દિવસ પહેલાં જોયું હશે તો આપણો ભારત દેશ पहली 5 अर्थव्यवस्था में जे देशों आवे छे एमां आपणुं नाम स्थापित कर्युं छे। आ कोविड पछीनी परिस्थिति छे एटले खूब सारी रीते जेने कही शकाय ए रीते आपणो देश मान्य नरेन्द्रभाईना नेतृत्वमां आगळ वधी रह्यो छे अने आपणने पण गुजरातने पण आजे डबल एंजिन सरकारनो लाभ मळी रह्यो छे। कोविड पछी गुजरात सरकारे पण अत्यार सुधीनुं सौथी मोटामां मोटुं बजेट आप्युं छे અને મોટું બજેટ આપ્યા છતાં પણ આજે આખા દેશમાં નીતિ આયોગના નાણાકીય માળખામાં આજે દેશમાં ગુજરાત નાણાકીય પોઝિશનમાં નંબર 1 ઉપર છે। આજે પણ આજે કોવિડ જેવી મહામારી પછી પણ જ્યારે નાણાકીય પરિસ્થિતિ આપણી આટલી મજબૂત હોય અને એ મજબૂત પરિસ્થિતિમાં જ્યારે આપણે આગળ વધતા હોઈએ ત્યારે આપ સૌ કાર્યકર્તા जे रीते पब्लिक वच्चे रही अपनी पार्टीए हर हमेश कोई दिवसे चूंटणीलक्षी कार्य कर्युं नथी। आपणे हर हमेश प्रजा वच्चे रही प्रजा माटे काम करवा टेवायेली पार्टीना सौ कार्यकर्ताओ छीए अने एना परिणामे ज अहींयाथी हमणां ज पाटीलजीए कीधुं के आपनी शिस्तना दर्शन थाय छे। मने कहेवामां आव्युं अहींया लगभग 12 થી 12:30 ની वच्चे अहींया आप आवी गया छो अने छतां पण जे खुमारी थी आप बैठा छो ये भारतीय जनता पार्टी नो ज कार्यकर्ता बेसी सके, बीजा कोईनी ताकत नहीं। अने एटले ज आपणे कहीए छीए के देवथी दुर्लभ आपणो पार्टीनो कार्यकर्ता छे। गमे तेवी परिस्थिति होय पण ए रमेश कोई दाड़ो थाक्या वगर एने ए जनून साथे आगळ वध्या छे अने एटले ज आजे
જે એક પાર્ટી સૌથી મોટી પાર્ટી બની છે અને આપણે એ જ માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ જે સંસ્કૃતિ આપણી ચાલુ કરી છે, વિકાસની રાજનીતિ શરૂ કરી છે, એ જ પાયા ઉપર એ જ ગતિથી વધારે સારી રીતે આગળ વધવા માટે આવો આપણે સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌના પ્રયાસથી ફરીથી એની એ ગતિ, એનાથી વધારે સારી ગતિએ આગળ વધી અને 2022માં માન્ય નરેન્દ્રભાઈ, માન્ય અમિતભાઈ, નડ્ડાજી અને આપણા પાટીલજી જે ઈચ્છે છે એનાથી પણ વધારે મજબૂતાઈથી 22માં આપણે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું ફરી શાસન પર બેસીએ, એ જ અભ્યર્થના. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત. खूब खूब धन्यवाद श्री आदरणीय श्री मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब नो. अब मैं नम्र निवेदन करूंगा, हमारे कर्मठ और कार्यकर्ताओं में प्रेरणा स्रोत ऐसे हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री, जिसके नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हो रहा है, ऐसे हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आदरणीय जेपी नड्डा साहब को मैं विनंती करता हूं कि हमें मार्गदर्शित करें. आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेंद्र भाई पटेल जी, हमारे पार्टी के बहुत ही जुझारू, कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी श्री CR पाटिल जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्षा और हमारे साथ संगठन का काम देख रही संसद में मेरी साथी श्रीमती भारतीबेन स्याल जी, हम सब के प्रेरणा के स्रोत, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने में अपना जीवन लगाया, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय वजुभाई वाला जी, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ साथी सम्माननीय विजय भाई रूपानी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में मंत्री श्री जीतू भाई वघानी जी, हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, हमारे संसद में सभी मेरे वरिष्ठ साथीगण, सांसदगण, प्रदेश सरकार में मंत्रीगण, सभी विधायकगण और जिला और मंडल के पदाधिकारीगण और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, जिला परिषद के प्रतिनिधि, नगर पालिका के प्रतिनिधि, BDC के प्रतिनिधि और हमारे महानगर पालिका के सदस्यगण, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे सौराष्ट्र में राजकोट में आने का सौभाग्य मिला है और सभी चुने हुए सौराष्ट्र के प्रतिनिधियों के दर्शन करने का मौका मिला है. मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं. और जब मैं सौराष्ट्र की बात करता हूं तो ये संतों की भूमि है और ये सावज की भूमि भी है. मैं ऐसी भूमि को भी मैं नमन करता हूं. मित्रों, काफी समय से मेरी इच्छा थी कि आप सबके साथ में आपके दर्शन करूं, लेकिन आप सबको मालूम है कि बहुत बार मुझे आपके साथ वर्चुअल मीटिंग में जुड़ने का मौका मिला, सांसदों के साथ, विधायकों के साथ, जिला परिषद के सदस्यों के साथ, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद इस तरीके से मिलने का मौका मिल रहा है. सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि शताब्दी के सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना, उस कोरोना के पश्चात हम मिल रहे हैं और मैं आपको इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि कोरोना की महामारी में जब सारे राजनीतिक दल अपने घर में बैठ गए थे, क्वारंटाइन हो गए थे, आइसोलेशन में चले गए थे, ट्विटर पर मिलते थे,
टीवी पर मिलते थे पर जनता के बीच में नहीं जाते थे, उस समय आप लोगों ने सेवा ही संगठन के माध्यम से करोड़ों लोगों की सेवा की। इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। आज ये मूल्यांकन करने का विषय है और मैं मीडिया के साथियों से पूछूंगा कि हम सिर्फ एक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, हम राजनीति करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा पक्ष है, वह है सेवा कार्य का, मानवता की सेवा का, जिसको हम लोगों ने करके दिखाया है। और आप लोगों को बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि चुने हुए प्रतिनिधियों ने अपने आप को उसमें आहूत किया, पूरी ताकत झोंकी, जान की चिंता नहीं की और आपने सेवा ही संगठन में कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों, मैं आपको दूसरी बधाई इसलिए देना चाहता हूं और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जनता की याददाश्त थोड़ी होती है, वो याद नहीं रख पाती है, वो भूल जाती है। लेकिन यही 1 साल पहले, 1.5 साल पहले कोरोना के परछाई में वैक्सीनेशन पर अन्य राजनीतिक दल किस प्रकार की राजनीति कर रही थी। आपने देखा होगा वैक्सीनेशन की खिल्ली उड़ाई जा रही थी, वैक्सीनेशन के बारे में पूछा जा रहा था, प्रमाण मांगा जा रहा था। कई बोलते थे कि वैक्सीनेशन लगाओगे तो जीवन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई प्रमाण मांगता था कि इसका क्लिनिकल ट्रायल कितना हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जी की कोशिश को नजरअंदाज करने की कोशिश करते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लक्ष्य से डिगे नहीं, लक्ष्य से हटे नहीं और 9 महीने के अंदर इस देश को एक नहीं 2 वैक्सीन दे करके दुनिया में अपने आप को मिसाल कायम की। और आपने 217 करोड़ डबल डोज साथ में बूस्टर लगा करके मोदी जी की जो सुरक्षा की भावना थी उसको साकार किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, ये छोटी घटनाएं नहीं है, मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं। मैं पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं और कांग्रेस वाले जो हमारे सोशल मीडिया में बात करते हैं उनको बताना चाहता हूं, इस देश में चिकन पॉक्स की दवा 25 साल लग गए भारत आने में, ट्यूबरक्लोसिस की दवा 25 साल लग गए दवाई को आने में, लेप्रोसी की दवा को 30 साल लग गए आने में, टेटनस की दवा को 28 साल लग गए इस देश में आने में, पोलियो की दवा आने में 27 साल लग गए इस देश में। और मोदी जी ने 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 भारतीय स्वदेशी इंजेक्शन बना करके आप लोगों को देने का प्रयास किया है। और आप लोगों ने वैक्सीनेशन में जो योगदान किया लोग भूल जाएंगे, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष 17 सितंबर को आपने एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगाने में अपना योगदान किया था। और इस वर्ष आपने एक दिन में 17 तारीख को आप सब लोगों ने 1 लाख से ज्यादा ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम में शिरकत की है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, मैं अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं। हम अमृत काल में अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने 20 करोड़ से ज्यादा घरों पर हर घर तिरंगा लगाने में जो आपने योगदान किया है उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। ऐसी राष्ट्रीयता की भावना ओत-प्रोत हमने आज तक नहीं देखी थी, जो आज मोदी जी के नेतृत्व में हमको देखने को मिली है। और इसके लिए भी मैं हर घर तिरंगा को बधाई देना चाहता हूं, उस कार्यक्रम में अपना योगदान किया है। मित्रों, हमने लोकसभा तो जीती ही है, 303 लोकसभाएं तो जीती ही। आपके आशीर्वाद से, मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अपना आशीर्वाद रखा। हमने यहां भी 26 की 26 लोकसभाएं जीती। हमने 182 में से 112 सीटें जीती।
हमारे 112 विधायक बने, लेकिन मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने नगर पालिकाओं में भी कोई कसर नहीं छोड़ी और उसमें भी आपने जीत हासिल कराई। इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं नतीजे देख रहा था, अहमदाबाद में 199 सीटों में 169 सीट हम जीत करके आए हैं। अगर वडोदरा की बात करें तो 76 में से 69 सीट जीत करके आए हैं। अगर हम सूरत की बात करें तो 120 में से 93 सीट जीत करके आए हैं। अगर हम गांधीनगर की बात करें तो 44 में से 41 सीटें जीत करके आए हैं। अगर हम भावनगर की बात करें तो 52 सीटों में 44 सीट जीत करके आए हैं। और जामनगर की बात करें तो 64 में 50 सीटें जीत करके आए हैं। और राजकोट की बात करें तो 72 में से 68 सीट जीत करके आए हैं। यह भी हमको याद रखना चाहिए। और जूनागढ़ में 60 में से 54 सीटें जीत करके आए हैं। मित्रों, यह है आपकी मेहनत का नतीजा और यह है जनता का आशीर्वाद जो आपको मिला है। इसको संजो कर रखना यह आपकी और हमारी जिम्मेवारी है। अगर गुजरात नगर पालिका की मैं बात करूं, गुजरात के नगर पालिकाओं की, तो 2720 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 2085 सीटें जीती हैं। अगर जिला पंचायत की बात करें तो 31 में से हमने सारी की सारी 31 जिला परिषद जीती है। यह भी हमको 100% हमारा नतीजा रहा है। अगर जिला पंचायत की बात करें तो 979 सीटों में 800 सीटों में से 979 सीटों में 800 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। और तालुका की बात करें, आप सब लोग तालुका से भी आए होंगे, 4771 सीटों में 3551 सीट कमल के निशान पर जीत करके हमारे भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई। मित्रों, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने 90% से ज्यादा नतीजे लेकर के भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाया है। और मैं गुजरात की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एक तरफा फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। और इसलिए हम जहां जिम्मेवारी के साथ सेवा के कार्य में जुटे हैं, राजनीतिक दृष्टि से जुटे हैं, उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज जब आपके साथ मुझे दर्शन करने का आपका मौका मिला है, तो मैं आपको प्रोत्साहित भी करता हूं और साथ ही साथ आह्वान करता हूं कि हम इसी रास्ते पर चलते रहेंगे। हम न डिगेंगे, न हटेंगे, लोगों की सेवाओं में लगे रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस बात को हमको याद रखना है। मित्रों, इसके साथ साथ मैं देश की तस्वीर भी आपको खींचकर बताना चाहता हूं। हमने सिर्फ नगर पालिका गुजरात का ही नहीं जीता है, हमने लद्दाख में, लेह में हमने हिल काउंसिल भी जीती है, हमने वहां का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी जीता है, हमने वहां भी द्रास भी जीता है, तो हमने कारगिल भी जीता है। और वहां से अगर हम अपनी यात्रा शुरू करें और नीचे आए तो हमने हिमाचल भी जीता है पंचायत में, और हमने चंडीगढ़ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी जीता है, और हमने हरियाणा भी जीता है, और हमने उत्तर प्रदेश भी जीता है, हमने मध्य प्रदेश भी जीता है, और हमने कर्नाटक भी जीता है, हमने तेलंगाना में भी अपना झंडा गाड़ा है। इसको याद रखना है। और गुजरात से लेकर कच्छ से लेकर, और हमने नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा जीता है, अरुणाचल प्रदेश जीता है, हमने मणिपुर जीता है, हमने सभी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को वहां भी जीता है। इसलिए उत्तर हो या दक्षिण हो, पश्चिम हो या पूर्व हो, कमल ही कमल खिला है। इसको हमको याद रखना है, इसको हमको समझ करके चलना है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कहने के लिए ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आप लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के पसीने के कारण, आप लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के मेहनत के कारण आज देश के हर नक्शे पर दिखाई देती है, हर जगह दिखाई देती है। और इसी तरीके से हमको काम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उसको हमको पूरा करना है। मित्रों, जब हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, जब हम पंचायत की बात करते हैं, जब हम जिला परिषद की बात करते हैं, तो हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें विकास संपूर्णता में करना है। और जब हम संपूर्णता की बात करते हैं
तो हमको समाज की हर छोटी समस्याओं को समझदारी के साथ समझना है। हमें जानना है, हमने सिर्फ ऑपरेशन नहीं करना है, हमने उसकी बारीकी में जाना है कि समस्या है क्यों, उस समस्या का निवारण क्या है, उस समस्या का निदान क्या है, हम किस तरीके से उसको जोड़ सकते हैं। और जो एक शब्द है, वी हैव टू गो फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। जो ग्रोथ सस्टेन कर जाए, जो पूर्णता संपूर्णता में होलिस्टिक हो, उसको हमको आगे बढ़ाना है। और उसी के साथ साथ हमें सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करना है, हमें आधारभूत चीजों को मजबूत करना है। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमको ज्यादा ध्यान देना है, हमको पर्यावरण प्रेमी बनना है। और अगर हमको पर्यावरण प्रेमी बनना है तो हर जिले में 75 से ज्यादा सरोवर भी बनाने हैं, उनका रख रखाव भी करना है, उनको संभाल के भी रखना है। और हमको पानी का रिचार्ज करते हुए नीचे जमीन से पानी का चार्ज उठाना है, यह भी हमारी जिम्मेवारी है। हम सिर्फ राजनीति करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ नारा ही लगाने नहीं आए हैं, हम सिर्फ पार्टी के झंडे के साथ साथ देश की, सौराष्ट्र की तस्वीर और तकदीर बदले इस काम के लिए आए हैं। और इसके लिए आप सब लोग अपने आप को आहूत करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। एक और मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आज दिल्ली से अहमदाबाद जुड़े थे और उन्होंने सुबह हम लोगों को मेयर्स कॉन्फ्रेंस में महापौरों के, देश भर के 117 महापौरों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमको छोटी छोटे इंटरवेंशन से किस तरीके से नगर पालिका हमारी अच्छी हो सकती है, किस तरीके से हमारे गरीब जनता को अच्छे मकान मिल सकते हैं, किस तरीके से मध्य वर्ग में रहने वाले लोगों के जीवन आसान हो सकता है, किस तरीके से मध्य वर्ग में रहने वाले लोगों को हम उनका जीवन सुखद बना सकते हैं, ईज ऑफ लिविंग दे सकते हैं। इसके लिए हमको काम करना है। और इस बात को कहते हुए उन्होंने इस बात को भी कहा कि हमें प्रोएक्टिव रहना है, हमें प्रो रिस्पॉन्सिबल रहना है, हमें प्रो रिस्पॉन्सिव रहना है और हमें ट्रांसपेरेंट रहना है। मित्रों, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, हम चुन करके आए हैं। हमको ट्रांसपेरेंसी प्रशासन में लानी है और उसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। हमारी सारी चीजें टेक्नोलॉजिकल बेस्ड होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल तरीके से ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। टेक्नोलॉजी की मदद लेकर के हमको उसके साथ साथ मॉनिटरिंग करने की सुविधा होनी चाहिए, हमको डेवलपमेंट के मॉडल को बढ़ाने के लिए उसके मॉनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। और डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हमको कागज के कार्यों को घटाना है और हमको फॉर्म्स और एप्लीकेशंस को डिजिटलाइज करना है, ताकि घर बैठे कोई भी व्यक्ति अपना फॉर्म भर सके और वह पब्लिक हो, वह पोर्टल पर आए, सबको मालूम हो कि जो सुविधा मिल रही है वो किसको मिल रही है, कैसे मिल रही है, क्यों मिल रही है, कितनी मिल रही है। और इस ट्रांसपेरेंसी के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर के हमको चलना है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं यहां पर कि हमको सिर्फ लोगों को सुविधा ही नहीं पहुंचानी है, सुविधा के साथ साथ उसको सामर्थ्यवान भी बनाना है, उसको एम्पावर भी करना है, उसको ताकत भी देनी है कि वो घर बैठ करके जान सके कि मेरा एप्लीकेशन नंबर क्या है, वो घर बैठ करके जान सके कि मेरे से किसी ने ओवरटेक तो नहीं किया, वो घर बैठ के जान सके कि उसका हिस्सा तो किसी ने नहीं मारा है। इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। और हम सब लोग यहां बैठे चुने हुए प्रतिनिधि, हम बदलाव के वाहक हैं, हमको परिवर्तन लाना है, जनता का विश्वास जीतना है, सबको साथ लेकर के चलना है। इसके लिए हमको काम में आगे बढ़ना है। मित्रों, अगर मैं विकास की कहानी कहूं तो मुझे खुशी है कि आज भुज में लगभग 4000 करोड़ रुपए के फाउंडेशन स्टोन लग चुके हैं और काम तीव्र गति से भुज के इलाके में चल रहा है। अगर हम कहें कच्छ में, तो जो हमारा कच्छ का ब्रांच कैनाल है सरदार सरोवर का, उसका भी उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। अगर मैं बात करूं इरिगेशन फैसिलिटी की, तो कच्छ में इरिगेशन की फैसिलिटी और ड्रिंकिंग वाटर के लिए 948 गांव, 10 शहर,
को कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पानी पहुंचाने का काम किया गया है, वो भी हमको याद रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं दाहोद की, तो दाहोद डिस्ट्रिक्ट सदर्न एरिया में रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम में प्रधानमंत्री जी ने इसका भी उद्घाटन कर दिया और इस पर 840 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। अगर मैं दाहोद के स्मार्ट सिटी की बात करूं, तो 335 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री जी ने दाहोद स्मार्ट सिटी का भी उद्घाटन कर दिया, वो भी हमको याद रखना है। अहमदाबाद में आप सबको जानकर खुशी होगी कि सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है। ओलंपिक लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 632 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में गुजरात देश का स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा सेंटर बनेगा और उसको आगे बढ़ने में हम पूरी मदद करेंगे। और इसकी बुनियाद, इसकी बीज ओलंपिक लेवल का जो हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वह अहमदाबाद में बनने की शुरुआत हो गई है। रेलवे स्टेशन अहमदाबाद का 17 करोड़ की लागत से वह भी फिर से उसका जीर्णोद्धार हुआ है। आपको बहुत खुशी होगी कि जामनगर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देश नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया का स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संगठन, वह जामनगर में सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, वह उसकी भी फाउंडेशन स्टोन जामनगर में रखा गया है। वह भी हेल्थ का, ट्रेडिशनल हेल्थ सेंटर का सबसे बड़ा बनेगा। अस्टॉल प्रोजेक्ट में पोर्टेबल वाटर, पानी को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और 4 लाख लोगों को, 4.5 लाख लोगों को 174 गांव में 1028 वार्ड्स में, उस वलसाड के इलाके में वह भी कंप्लीट हो गई है स्कीम, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज मैं यहां आया हूं तो मुझे खुशी है। रूपानी जी मुख्यमंत्री होते थे, मैं स्वास्थ्य मंत्री होता था। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेने हम लोग गए थे। हमने कहा था ये सौराष्ट्र का इलाका है, यहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनना चाहिए। और मोदी जी ने मुझे कहा था, तुम सौराष्ट्र के बारे में मुझे बताने आए हो, मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूं। मैंने कहा बिल्कुल, आप ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं। और उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया था। आज 1195 करोड़ रुपए का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज राजकोट में मिला है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, तब और अब की पहचान लो। मैं तब और अब को इसलिए कहता हूं क्योंकि यूपीए की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 60 के दशक में एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था नई दिल्ली में, एक। फिर अटल जी की सरकार आई, अटल जी ने 7 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाए, 7 भुवनेश्वर में बनाया, ऋषिकेश में बनाया, पटना में बनाया, भोपाल में बनाया, नई नई जगहों पर बनाया, रायपुर में बनाया। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि मोदी जी ने पिछले 7 साल में आज 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खड़े, 22। यह हमारा रिकॉर्ड है। और राजकोट में भी शानदार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहा है, उसका काम चला है और वो 750 बेड का होगा, 201 एकड़ में फैला हुआ है। उसमें 30 बेड का आयुष ब्लॉक भी होगा, 125 MBBS के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। इस तरीके से एक परिवर्तन, एक नई रोशनी के साथ हम खड़े होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं तो राजकोट में ही लाइट हाउस, जो कि 112 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। वह भी एक बहुत बड़ा विकास का कदम है। और अगर मैं बात करूं तो गुजरात अकेला प्रदेश है, मैं बोल रहा था ना कि डिजिटल मॉनिटराइजेशन, मॉनिटरिंग की हमको व्यवस्था करनी चाहिए। मुझे खुशी है कि देश में पहला राज्य है गुजरात जहां सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, विद्या समीक्षा केंद्र बनेगा और यह 3 लाख टीचर्स को, 1 करोड़ विद्यार्थियों को, 54,000 स्कूल्स की कार्यविधि को मॉनिटर करेगा। यह बदलता गुजरात है, यह विकसित गुजरात है, यह शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति है। सबसे बड़ा सेंटर सेंट्रल कमांड, और उसमें ये
विद्या समीक्षा केंद्र बनेगा। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, 3 लाख टीचर्स, उनकी गतिविधि मॉनिटर होगी। इसमें लगभग 54,000 स्कूल मॉनिटर होंगे और 1 करोड़ विद्यार्थी मॉनिटर होंगे। यह परिस्थिति होगी। और मुझे इसकी भी खुशी है कि आज राजकोट में, हीरासर में आज एयरपोर्ट बनने के कगार पर है। 2,500 करोड़ रुपए की लागत से वो एयरपोर्ट भी बन रहा है। उसी तरीके से इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, यह भी गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में इस्टेब्लिश हो रहा है। यानी दुनिया के नक्शे में गुजरात किस तरीके से विकास की ओर आगे बढ़ा है, वह भी हमको याद रखना है। और अटल फुट ओवरब्रिज जो साबरमती रिवर फ्रंट पर मल्टी लेवल कार पार्किंग के साथ बन रहा है, वह भी हम सबको देखना है। गुजरात, मैं जो आपको चुने हुए प्रतिनिधियों को इसके लिए प्रेरित करता हूं कि नीतियों पर हमको आधारित काम करना है। हमको सबका साथ लेना है, तो हमको ट्रांसपेरेंट होकर के काम करना है। और गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जिसने पॉलिसीज पर काम किया है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी, न्यू टूरिज्म पॉलिसी दी, ई व्हीकल पॉलिसी दी, लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी दी, स्पोर्ट पॉलिसी दी, सेमीकंडक्टर की पॉलिसी दी। यानी हर दृष्टि से गुजरात नीतियों पर चलते हुए कार्यक्रम बनाने वाला प्रदेश बना है और उसको आगे बढ़ाना हमारा काम है। अगर मैं बात करूं तो सूरत रिसर्च और मर्केंटाइल, ये जो डायमंड रिसर्च की काम को आगे बढ़ाया है, उसके लिए मैं सूरत के लोगों को जहां बधाई देता हूं, वहीं स्मृति वन मेमोरियल प्रोजेक्ट जो कच्छ में 2001 के अर्थक्वेक के पश्चात बना है, उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। अगर हम कहें तो गुजरात देश में नंबर 2 पर खड़ा है, ग्रीन पावर जनरेशन में नंबर 2 पर खड़ा है। और वो समय दूर नहीं है जब गुजरात नंबर 1 पर होगा। आप पूरी ताकत से लगेंगे, उसको हमको आगे बढ़ाना है। सोलर पावर पॉलिसी में भी गुजरात ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। उसी तरीके से सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन स्कीम योजना, इसमें भी 7 जिलों को सौराष्ट्र में 18,563 करोड़ रुपए की लागत से काम चला है। और लगभग 1 करोड़ लोगों को ड्रिंकिंग वाटर, 1250 गांव में, 25 सिटी में, 8,24,871 एकड़ लैंड पर, इसको जमीन पर उसको सिंचित करने की व्यवस्था की जाएगी। ये विकास के दृष्टि से हम लोगों ने काम किया है। अगर मैं दीनदयाल अंत्योदय योजना की बात करूं और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स की बात करूं, तो आप लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत अच्छा काम किया है। आपने स्किल ट्रेनिंग में बहुत अच्छा काम किया है। आपने जो लाभार्थी हैं, बड़ी संख्या में उनके साथ आपने मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसमें भी आपने बहुत अच्छा काम किया है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण में भी आपने अच्छा काम किया, आवास योजना में, अमृत में भी आपने अच्छा काम किया है। मैं विकास की गाथा लिखने लगूं तो बहुत बड़ा संग्रह हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन में भी आपने, गुजरात 100% ODF हो गया है, ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। गार्बेज फ्री सिटीज पर आप काम कर रहे हैं और उसी तरीके से स्मार्ट सिटी मिशन में भी आप काम कर रहे हैं। और आप वेस्ट टू वेल्थ, इस पर भी आप काम कर रहे हैं, इसको भी आप आगे बढ़ा रहे हैं। साथ में आप हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना में 12 सिटीज में, द्वारका गुजरात है जिसमें आप काम कर रहे हैं। और इस तरीके से अगर मेट्रो रेल की बात करें तो मुझे खुशी है कि आज आप 250 किलोमीटर से बढ़कर 776 किलोमीटर के मेट्रो रेल का कंस्ट्रक्शन आपने किया है। एयरपोर्ट्स आज 140 बनकर के तैयार हैं। इस तरीके से विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। मैं आपको सिर्फ निवेदन करने आया हूं मित्रों, हम किसी कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं आए हैं, हम कोई सत्ता हासिल करने नहीं आए हैं। हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी यशस्वी हो, यह हमारा माध्यम हो सकता है, यह लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है कि हम भारत मां की सेवा करने आए हैं, गुजरात को आगे बढ़ाने आए हैं। गुजरात के एक एक नौजवान, एक एक माता, एक एक बुजुर्ग, एक एक किसान, उसको ताकत देने के लिए आए हैं, उसको एम्पावर करने के लिए आए हैं। यह हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य के लिए हम माध्यम के रूप में राजनीति में हैं और सेवा हमारा मर्म है।
सेवा हमारा तरीका है, सेवा को साथ लेकर के काम करने आए हैं। और मित्रों, मैं आप लोगों से प्रेरणा भी लेता हूं, क्योंकि गुजरात ने एक बहुत ही, जिसको कहते हैं, सुदृढ़ संगठन के नियमों पर चल करके भारतीय जनता पार्टी को दृष्टि दी है, और इसलिए हम इसको गुजरात मॉडल भी कहते हैं, जिसको हम पार्टी लोग उसको उपयोग में लाते हैं। आज जब CR पाटिल जी बैठे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने अगर पन्ना प्रमुख से बढ़कर के पन्ना कमेटी तक पहुंचाया है, तो मैंने इस काम को सारे प्रदेशों में लागू करने का काम लिया है। इसको भी हमको ध्यान रखना है। इसलिए सुदृढ़ संगठन, नियम, शाश्वत नियमों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्य को आगे बढ़ा रही है। मैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में चर्चा नहीं करना चाहूंगा, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक सैद्धांतिक विषय को आपके सामने रखना चाहता हूं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, और मैं मीडिया वालों से भी कहता हूं, मेरी बात को नोट कर लो, जितनी बार दिखाना है दिखाओ। मैं बताना चाहता हूं, आज वैचारिक पृष्ठभूमि पर काम करने वाली भारत की धरती पर अकेला राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसको याद रखना चाहिए, और कोई नहीं है, कोई नहीं है। 1951 में अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, तो 2019 के 5 अगस्त को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त को राज्यसभा में और 6 अगस्त को लोकसभा में धारा 370 को धाराशाही कर दिया। इस बात को याद रखना चाहिए। कहां 1951 और कहां 2019। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ का कोई कार्यकर्ता नहीं भूला था। उसको साकार करने का काम किया तो हम लोगों ने करके दिखाया है। अगर मैं बात करूं कि हम अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की सेवा करेंगे, अगर दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद की बात कही और उसको हमारे जनसंघ के और जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने अंत्योदय के रूप में देखा, तो मोदी जी ने उसी को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास करके उसको मूर्त रूप जमीन पर दिया है। और हम लड़ किससे रहे हैं? कौन है वैचारिक पृष्ठभूमि पर खड़ी पार्टी? मैं मीडिया के साथियों से पूछना चाहता हूं, मुझे एक पार्टी बता दो जब से उसका जन्म हुआ उस समय से लेकर आज दिन तक वो किसी भी नियम और नियत और नीति पर खड़ी रही हो, किसी भी नियम नीति पर खड़ी रही हो। मेरा ओपन चैलेंज है, राजनीति को पढ़ने वाले लोग अगर गहराई से पढ़ें तो मेरे जवाब देना कि कब और किस नियम पर खड़े रहे। बेटा पैदा हो गया तो यूथ डे, अगर बेटी पैदा हो गई तो महिला दिवस। दिवस बदलते हैं अपने परिवार में पैदा होने वाले बच्चों के साथ। यह तुम्हारा नियम और नीति रही है? कौन है हमारे साथ लड़ने वाला? जम्मू कश्मीर देखो, हम किससे लड़ रहे हैं? हम PDP से लड़ रहे हैं। कौन सी पार्टी है? महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, परिवार की पार्टी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन सी पार्टी है? उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, नीचे आया नहीं अभी अब्दुल्ला, ये परिवार की पार्टी है। उससे नीचे आ जाओ पंजाब, हम किससे लड़ रहे हैं? शिरोमणि अकाली दल कौन सी पार्टी है? परिवार की पार्टी है, बादल साहब, छोटे बादल साहब। हम हरियाणा में लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं? चौटाला, परिवार की पार्टी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किससे लड़ाई लड़ी? अभी चुनाव में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी। 24 करोड़ की जनसंख्या है, दुनिया का 5वां प्रदेश है, 5वां प्रदेश साइज में और पॉपुलेशन में। किससे लड़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी, मुलायम की पार्टी, अखिलेश की पार्टी। कांग्रेस पार्टी 380 सीटों पर लड़ी, 369 सीटों पर सूपड़ा साफ, जमानत जब्त, सूपड़ा साफ। बिहार में हम किससे लड़ रहे हैं? आरजेडी, लालू की पार्टी, तेजस्वी की पार्टी।
बंगाल में हम किससे लड़ रहे हैं? टीएमसी की पार्टी, बुआ की पार्टी, भतीजे की पार्टी, पीसी की पार्टी, भाईपो की पार्टी। उड़ीसा में हम किससे लड़ रहे हैं? बीजू जी की पार्टी। झारखंड में हम किससे लड़ रहे हैं? शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन। नया सोरेन आया नहीं अभी तक। हम आंध्र प्रदेश में किससे लड़ रहे हैं? जगन की पार्टी, वाईएसआर, उसके बाद जगन की पार्टी। तेलंगाना में हम किससे लड़ रहे हैं? तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, चंद्रशेखर राव, खुद मुख्यमंत्री, बेटा मंत्री, दामाद मंत्री, बेटी एमपी की कैंडिडेट, अभी पोता आया नहीं, उसकी भी तैयारी है। परिवार की पार्टी। ये शिवसेना टूटी। क्यों टूटी? परिवार के कारण टूटी। असल शिवसेना निकल गई। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी भी अब कहां रह गई? न ये इंडियन है, याद करो, न ये इंडियन है, न ये नेशनल है, न ये कांग्रेस है, ये भाई बहन की पार्टी है। आजकल भारत जोड़ो, अरे भाई पार्टी जोड़ो। तुम्हारे बड़े बड़े लोग 5-5 दशक काम करने वाले तुम्हें छोड़कर चले जा रहे हैं, गुड बाय कह रहे हैं, कुछ तो सोचो। इसलिए मित्रों, और मैं एक बात बता दूं, ये सारी पार्टियां पहले रीजनल पार्टी बनी और बाद में रीजनल पार्टी से पारिवारिक पार्टी बनी। इसलिए इनका असली चेहरा पहचानो। और यह प्रजातंत्र के लिए भी खतरा है। लेकिन मैं फिर बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता छाती ठोक के कह सकता है, हम विचार प्रधान पार्टी हैं, हम 3-4 रहे न कहें, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम उसके लिए जीने वाले लोग हैं। इमरजेंसी लगी, 1,30,000 लोग मीसा और डीआईआर में अंदर गए, 70,000 लोग हमारी विचारधारा के लोग थे। क्या कारण था कि हमने अपने आहूत किया? वो विचार था जिसके कारण हम चले हैं। इसलिए मित्रों, मैं सब लोगों से कहता हूं, ये चुनाव आते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं कहा भाई काहे घबराता है यार, 18 करोड़ की पार्टी है, ढंग से चल, दुनिया तेरे साथ चलेगी, पूरी ताकत लगा देंगे। हम अकेले थोड़ी ना है। लेकिन हाँ, याद रखना है हमें, हम अपने लक्ष्य से डिगे नहीं। हमें सेवा के माध्यम से लोगों का दिल जीतते हुए भारत के आम नागरिक को मजबूत करना है। मोदी जी के नेतृत्व में इसको हमको याद रखना है। अगर हमारे प्रधानमंत्री दिन रात एक करके तप करके इस देश को दुनिया में स्थापित कर रहे हैं, तो हमारा भी काम बनता है कि हम अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपनी कॉरपोरेशन में, अपनी कमेटी में पूरी ताकत लगा करके लोगों को ताकत दे, उन नीतियों का फायदा उठाएं, उसके लिए हम काम करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इसी तरीके से लगेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, पूरी ताकत देंगे और जिस विचारों के साथ हम लगे थे उसको पूरा करने में, साकार करने में अपना योगदान करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय गुजरात। भारत माता के